हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे आहार विज्ञान एवं पोषण की। तो चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। एक यूनिट एक वीडियो खलास, यानी एक ही वीडियो में आपको पूरी एक यूनिट कवर करा दी जाएगी और वो वहीं पर आपकी फिनिश हो जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पे किस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यूजीसी आपको मिलेगा यहाँ पे और आरपीएससी मिलेगा, उसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा, डीएसबी मिल जाएगा ना, और जितने भी एग्जाम होम साइंस के होते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन कोशी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर और अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। चलिए एग्जाम बूस्टर की पूरी श्रृंखला मैं आपको करा देती हूँ। उससे पहले मैंने इसके छोटे छोटे पार्टों में भी ये डाल रखी है, ये वाली बुक जो आपके आगे विजुअल हो रही है स्क्रीन पर। ये वाली बुक मैंने छोटे छोटे पार्टों में डाल रखी है। अगर आपके पास इतना टाइमिंग ना हो तो उसको छोटे छोटे पार्टों में भी देख सकते हैं, नहीं तो एक साथ कंटिन्यू पूरी खत्म कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की है और इसके बाद हमारी यूजीसी के लिए स्पेशल क्लासेस रहेगी 2-3 दिन, जिसमें पीवाईक्यू यूजीसी के कराए जाएंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में, जिससे टाइम कम टाइम में ज़्यादा हमें कंटेंट मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन एवं पोषण से है। अब तक के जितने आए हुए क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे साफ मेंशन है, यूजीसी है, DSSB है, यूपीएलटी है, पीजीटी है, टीजीटी है, जीआईसी है और आपका फिर पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी। इस तरह से क्वेश्चन जो आ चुके हैं, तो ये सब मैं इस तरह से हटा दूंगी। और चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार वह देश जिसका वृद्धि रोग से पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो वो नाइजीरिया था। अभी की हमें लेटेस्ट रिपोर्ट देखनी होगी, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। मैं आज ही उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट डाल दूंगी कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन टॉप पर है और कौन डाउन स्थिति में है, कौन नीचे से टॉप पर किया है और किसने ऊपर से टॉप किया है। भोजनों का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता व प्रोटीन उपलब्ध कराता है वो दालें तथा भूरा चावल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र का चरण है, 4 होते हैं उसमें। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, फूड एडिटिव होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना ऐड कर दो, तो एडिटिव होता है। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, तो वो हो जाता है स्पष्ट द्रव्य भोजन। इसको अगर आप खाते रहेंगे तो ये पूर्णतः अपर्याप्त होता है पोषण की दृष्टि से। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करता है, तो भोजन करता है पोषण करता है। याद रखिएगा, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में, भाई पोषण से ही तो डिफाइन होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है छोटी आंत में, ये छोटी है बट आपको पता है कि ये कैसे लार्ज आंत है, ऐसे इसकी लंबाई बड़ी आंत से भी अधिक यानी 5 मीटर की होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण कारक है, तो वो पोषण होता है। बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, बट हाँ बच्चों के पोषण का इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बच्चों की अवस्था है 18 साल तक, गर्ल्स की, बॉयज़ की, तो उसमें पोषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या कहें निभाता है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, वो पोषण होता है। भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह यहाँ पे देख लेते हैं। भोजन के गैर पोषणीय घटक, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर रेशे, रेफेज, जल और वर्ण यौगिक है। भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित, तो यहाँ पर ट्राइड जेल टेस्ट है। भोजन शरीर में डॉट कार्य करते हैं, तो शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य और मनोवैज्ञानिक कार्य। किसी उत्पाद पर एमआरपी से अभिप्राय है अधिकतम फुटकर मूल्य से। खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा एवं चीनी हैं 5 खाद्य समूह पद्धतियां।
अघुलनशील संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। आधारीय चयापचय लाल है, वर्णक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है। 2021 में भी ये आया था और 2016 में भी आ चुका है। तो याद रखिए 11 खाद्य वर्गों की पोषणीय दृष्टि का यहाँ पर पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। तो वो हो जाता है अनुकूलतम और अल्पतम रूप में। अनुकूलतम जो अनुकूल हो और अल्पतम यानी कम से कम में, याद रखिएगा। कीड़वन से बढ़ता है तो पाचनशीलता बढ़ती है, इसलिए खाद्य पदार्थों में कीड़वन कराया भी जाता है। खाद्य पदार्थ और पोषक तत्व, पपीता की अगर बात करें तो पपीता में विटामिन ए मौजूद होता है, संतरा में विटामिन सी, खजूर में लोहा आयरन मौजूद होता है। रागी की बात करें तो ये कैल्शियम से भरपूर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सुपोषण एवं कुपोषण। ठीक है, सुपोषण एवं कुपोषण। भारत पर सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। तो वो क्या है? घेंगा यानी गलगंड में, और रतौंधी और रक्त अल्पता में। भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्चतम प्रचलन है। तो वो किसका है? तो विटामिन ए ज़्यादातर है और लोहा यानी आयरन का। तो इसीलिए बच्चों को भी क्या विटामिन ए की डोज दी जाती है तथा आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं स्कूलों के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं, कुपोषण मानव शरीर के विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो कैसा डालता है? तो प्रतिजैवी निर्माण में, यहाँ पे है फैगोसाइटोसिस क्रिया पर और ऊतक अखंडता पर। बच्चों में पीईएम का कारण है तो वो होता है तनाव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीईएम। भारत में पोषण तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है तो ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ये हो चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा है स्टेटोरिया, यानी ये क्या है? तो कुअवशोषण है। यहाँ पे बात करते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक, तो ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे हिपेटिक, यहाँ पे एनसेफेलोपैथी। ठीक, क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे एनसेफेलोपैथी। मूत्र में प्रोटीन अत्यधिक क्षति, तो यहाँ पे नेफ्रोटिक संलक्षण है। मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति क्या है? तो ये हो जाती है नेफ्रोटिक संलक्षण है। प्लेटलेट एकत्रीकरण, तो यहाँ पे है सीवीडी। नेक्स्ट देखते हैं पोषण मूल्यांकन विधियाँ और उपकरण। आहार सर्वेक्षण, तो यहाँ पे हो जाता है FFQ। मानव मेथी की बात करें तो MUAC। जीव रासायनिक की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है HB। रोग विषयक की बात करें तो विटॉट स्पोर्ट्स हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं। याद रखिएगा भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर बीमारी के कारण मैरास्मस होता है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बीमारी और पोषक तत्व। स्कर्वी की बात करें तो विटामिन सी है। यहाँ पे केराटोमलेशिया की बात करें तो विटामिन ए है, और इनगुलर स्टोमेटाटाइटिस की बात करें तो राइबोफ्लोविन है। परनीसियस अनीमिया की बात करें तो विटामिन B12 है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां हो, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सूखा रोग। जब उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मैरास्मस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है तो कुपोषण में त्वचा झुर्रियों युक्त, उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। मोटापे का कारण है ज़्यादा खाना। मैरास्मस बीमारी पाई जाती है 1 वर्ष से कम के बच्चों में। मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध है। पायरिया रोग होता है दांतों में, प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशहियर रोग। वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए कुपोषण की स्थिति में। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं, तो वो होती हैं फ्लोरोसिस और मोटापा। यहाँ पे बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन
डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है, तो एंटीबॉडीज नाम से। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है कुपोषण से। परिलक्षण सामग्री और भोजन बनाने का उपक्रम। अगर बात करें बेंजोइक अम्ल की तो जैम और जेली में पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सुखाई की सब्जियों में पड़ता है। नियासिन की बात करें तो चीज में पड़ता है। एसिटिक अम्ल की बात करते हैं तो ये चटनी में पड़ता है खटास लाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर साइनोजेन रसायन सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है C4N4। पूछा भी जा चुका है एक बार कि C4N4 किसका सूत्र है, तो ये है साइनोजेन रसायन सूत्र के साथ रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट, एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं, जो हमारे एज, हमारे वर्ग, हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग होते हैं। भोजन का पौष्टिक मूल्यांकन बढ़ाया जा सकता है खमीरीकरण, अंकुरण और यहाँ पर फर्टिफिकेशन से। मांस यानी मायोग्लोबिन, टमाटर यानी लाइकोपिन। ठीक है, मांस में क्या होता है यहाँ पे मांस से मांस और मांस से मायोग्लोबिन। टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो वो क्या हो जाएगा, लाइकोपिन। बैंगन में क्या होता है, तो एंथोसाइनिन। सलजम में क्या है, तो याद रखिएगा जेनेथिन। था है, 2 बार था किस में आएगा, तो सलजम में। मक्का की बात करें तो जेथोफिल था। नेक्स्ट देखते हैं, घी की बात करें तो SFA है। सरसों की बात करें तो MUF है। कार्डी यानी यहाँ पे सेफ्लावर की बात करें तो LA है। अलसी की बात करें तो फ्लैक्स है यानी ALA है। बसा और बसीय एसिड। निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए, तो वो होती है 18 से 24%। यहाँ पे बात करते हैं सक्रिय खाद्य पदार्थ आहारी स्रोत, तो यहाँ अल्फा लिपोइक एसिड की बात करें तो आलू है। यहाँ पे फ्लेवोनोइड्स की बात करें तो लहसुन है। लाइकोपिन की बात करें तो टमाटर है। और यहाँ पे याद रखिएगा ग्लूथेथियोन की बात करें तो यहाँ एवोकेडो है। और सेलेनियम की बात करें तो समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खाद्य पदार्थ और घटक। वाइन की बात करें तो यहाँ पे रेजोवेट्रॉल है। और आलू बुखारे का रस की बात करें तो सोडियम बेंजोइड होता है। ग्रीन टी की बात करें तो कैटेचिन्स होता है। और मेयोनीज की बात करें तो लेसिथिन होता है। और सलामी की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट होता है। पूरी की पूरी श्रृंखला ये खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सभी खाद्य पदार्थ से हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में संतुलित होते हैं वो संतुलित आहार कहलाता है। कई बार आ चुकी है इसकी डेफिनेशन, इसलिए बार बार रिपीट हो रही है कि ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो का अर्थ है वही है हमारा संतुलित आहार। पौष्टिक तत्व और अनुमानित करने के तरीके। मोनोसैक्राइड की बात करें तो यहाँ पे फिलिंगस टेस्ट है। अगर बात करें कीटोस शुगर की तो ये सेलिवेनाफस टेस्ट है। अगर अमीनो एसिड की बात करें तो निनहाइट्रन टेस्ट है। और अगर बात करें प्रोटीन की तो ये माइक्रोजेल्डल तरीका है। और अगर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की तो ये डाइक्लोरोफिनॉल और एंडोफिनॉल यहाँ पर याद रखिएगा टाइट्रेशन है। ऊर्जा और उपापचय यानी ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चनों को अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष में स्त्रियों के मुकाबले BMR क्या होता है, अधिक होता है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। भोजन में ऊर्जा का सबसे संक्रेतित रूप है कार्बोहाइड्रेट्स। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा की माप की इकाई है कैलोरी। गतिशील
संतुलित गतिशील संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होती है पत्थर तोड़ने वाले को, यानी जितना हैवी वर्क करेंगे उतना ही ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी का। 1 कैलोरी यानी आपका जूल के बराबर होती है, तो 1 कैलोरी हमारी 4.184 के जूल के बराबर होती है 1 कैलोरी। देह के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ग्लूकोज। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI है, तो वो कितनी होती है, तो 18 से 23 होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 और सूची 2। कैलोरी की बात करें तो ये क्या होती है, ये मानवीय ऊर्जा है। केल्विन की बात करें तो ये होता है कलर, यहाँ पे टेम्परेचर है। टेलीमेट्री की बात करें तो यहाँ पे एर्गोनोमिक्स है। और यहाँ पे बात करते हैं सोलेनाइड की, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मावस्था में शरीर द्वारा वंचित ऊर्जा की मात्रा, तो ये आधारभूत चयापचय है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष अगर बात की जाएगी 2320 किलो कैलोरी होगा। मध्यम श्रेणी की महिला 2230 किलो कैलोरी होगी। 13 वर्षीय लड़की की अगर बात की जाए तो 2330 किलो कैलोरी होगी। और अगर बात की जाए 16 वर्षीय लड़की की तो ये 30-20 किलो कैलोरीज होगी। साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला की बात की जाए तो यहाँ पर 2750 किलो कैलोरीज होगी। भारी यानी हैवी ऊर्जा वाला कार्य क्या है, तो बिस्तर बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पीजीटी में पिछली बार पूछा जा चुका है। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है। दहन की उष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाता है बॉम कैलोरीमीटर। यहाँ पे बेनेडिक्ट रॉथ स्पाइरोमीटर नापने का एक यंत्र है, तो वो है BMR को नापने का। कैलोरी इकाई है तो गर्माहट की। नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पुष्टिकर पदार्थ। खाद्य ऊर्जा का क्रांतिक एनालिटिकल इकाई दिखाई जाती है तो 1:4 गुणा BMR से। कैल्शियम यहाँ पे है, याद रखिएगा। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाना एक ही रेटिंग देते हैं। कब देते हैं, जब -4 यहाँ पे डिग्री ताप पर, -4 डिग्री ताप पर ये एक ही रीडिंग देंगे। याद रखिएगा, रीडिंग देंगे यानी एक ही बताएंगे ये अगर -4 डिग्री ताप है तो। यहाँ पे याद रखेंगे। वैसे शरीर का टेम्परेचर कितना, तो यहाँ पे ये 37 सेंटीग्रेड बताता है। और कौन बताता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे सेल्सियस। और यहाँ पे बात करते हैं फ़ारेनहाइट की, तो आप सबको पता है कि कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा नियंत्रण। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की यहाँ पे स्थित्व आहारी आवश्यकता है, तो 1875 किलो कैलोरीज। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम वसा व शरीर को देगा तो 75 किलो कैलोरीज। कुछ नहीं, बस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं शरीर के तापमान की, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर 7% क्या हो जाती है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन संक्रमण सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भोजन अगर संक्रमण की कहें तो सूक्ष्म जीव करते हैं। विषाक्त रसायन कौन होता है, तो कीटनाशक होते हैं। सीसा विषाक्तता, तो ये बर्तन से भी हो सकती है। कवक की बात करें तो माइकोटॉक्सिन होते हैं। अगर संक्रमणीय हेपेटाइटिस की बात करें तो भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एसिटोमिनोफिन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है
लीवर की विफलता का कारण। किसकी? तो आपका जो लीवर है उसकी विफलता के जो कारण बनती है वो कौन सी है? तो यहाँ पे है एसिटामिनोफेन विषाक्तता, जो सबसे आम दवा है लीवर की यहाँ पे विफलता का कारण है। जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताइए जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वो है बैक्टीरिया। यहाँ पे ई कोली है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वह बैक्टीरिया जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे विब्रियो कैलोरा है। रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए मुख्यतः किया जाता है पाशुरीकरण। सूक्ष्मजीव खाद्य जनित जहर का कारण ई कोली तथा यहाँ पे है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सूक्ष्मजीव और खाद्यजन्य रोग। अगर बात की जाए यहाँ पे साल्मोनेला की बात करें तो आंत ज्वर है। यहाँ पे सिगेला की बात करें तो संग्रहणी है। और बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम की तो ये बोटुलिनम है। और प्रोटोजोआ की यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम तो बोटुलिनम है। और प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबिक संग्रहणी है। वायरस की बात करें तो हेपेटाइटिस है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीव और खाद्य पदार्थ। टीनिया की बात करें, टीनिया यहाँ पे सोलियम, तो ये क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है टीनिया सोलियम शुगर मास उसके उत्पादक। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो ये डिब्बाबंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ है। स्टेफिलोकोकस वायरस, तो ये क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ है। और यहाँ पे बात करते हैं ट्रिप्टोकोकस यानी दूध और दूध उत्पाद है। यहाँ पे साल्मोनेला, यहाँ पे अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? साल्मोनेला, तो ये अंडा मांस उत्पाद है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सूची 1 और सूची 2। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? DOPA सेब है, एक्रोलिन तेल है, लूटिन अनाज है। यहाँ पे बात करते हैं अफ्लाटॉक्सिन, तो ये मेवे है। फेरस सल्फाइड, तो ये अंडा है। जीवाणु और खाद्य पदार्थ। साल्मोनेला अंडा व मांस उत्पाद है। यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस क्रीम व डेयरी उत्पाद है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कम अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है। टीनिया सोलियम शुगर मांस व उत्पाद है। अगर बात कीजिए सिगेला, तो ये कच्ची सब्जियां व सलाद को कहा जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? जीवाणु कच्ची सब्जियां और सलाद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बारिश काफ़ी तेज़ है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो सकता है कुछ वॉइस मतलब आपको क्लियर ना आ रही हो, बट हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आने वाला समय फिर पता नहीं कैसा होगा। भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है सूक्ष्म जीवों म्यूकस यहाँ पे स्पर्म जीलस और इरगोट जैसे कवक ... के थोड़ा और इसे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमने देखा था भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, तो वो है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। नेक्स्ट देखते हैं म्यूकस स्पर्म जीलस और यहाँ पे इरगोट जैसे कवक और ... के सामान्य दूषक है, तो ये डबल रोटी और अनाज। ठीक है, आपने देखा होगा ग्रीन सा डबल रोटी में हो जाता है। इस पर जीलस और यहाँ पे इरगोट्स जैसे कवक इसको खराब करते हैं डबल रोटी और अनाज को। भोजन में उपस्थित रोग जनक जीवाणु रोगाणुओं को खा लेना है भोजन संक्रमण। एक यहाँ पे जीवाणुविक भोजन विषाक्तता, यहाँ पे साल्मोनेला भोजन विषाक्तता है। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु और उनसे होने वाले विकार, तो यहाँ पे बात करते हैं साल्मोनेला यानी म्यादी बुखार है। शिगेला यानी पेचिस है। टीनिया सेलियम यानी मस्तिष्क में रसौली है। प्रोटोजोआ यानी अमीबा से होने वाला पेचिस है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यानी पेप्टिक अल्सर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जीव और उसके बीमारी फैलाने के साधन, तो बात करते हैं यहाँ पे टीनिया सोलियम यानी संक्रमित शुगर का मांस है।
यहाँ पे एस्केरिस लिब्रोकोइडस, तो ये मनुष्य भोजन व जल है। यहाँ पे बात करते हैं थ्रेडवर्म की, तो ये मनुष्य के मल में कीटाणु युक्त खाद्य पदार्थ है। इस तरह से ये आपके पेट में ही पाए जाते हैं, निकलते हैं फिर मल के द्वारा। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम बेटुलम, तो ये डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली, तो ये विष रहित करने वाले एंजाइम्स को प्रेरित करना है, नाइट्रोजन की संरचना में रुकावट डालना है, पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु की अगर बात की जाए तो साल्मोनेला यानी म्यादी बुखार है, उनसे होने वाली बीमारी। अगर बात की जाए सिगेला तो ये पेचिस हो जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम, तो ये उल्टी व दस्त है। टीनिया सोलियम दिमाग का सिस्ट है। और यहाँ पर ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस, तो ये स्नायु तंत्र पर प्रभाव है। यहाँ पे बात करते हैं अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है उबालकर, यहाँ पे बर्फ जमाकर निर्जलीकरण द्वारा। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कैसे करेंगे? उबालकर, बर्फ जमाकर और निर्जलीकरण के द्वारा। यहाँ पे बात करते हैं क्लोस्ट्रीडियम पर यहाँ पे फिनजेंस क्या है ये, तो यहाँ पे बात करेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। अगर बात की जाए यहाँ पे एंटाबीमा या पे हिटोलिटिका, तो ये अम्यूबिक डिसेंट्री है। सिगेला बैक्टीरियम, तो ये वेसिलरी यहाँ पे डिसेंट्री है। और बात करते हैं यहाँ पे कैम्पिलो वेक्टर जेजुनी, तो ये क्या है? तो ये डायरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य पदार्थ जनित तो उन्मत्तता और नशा उत्पन्न करता है। तो कौन नशा उत्पन्न करता है? तो स्टेफाइलोकोकस ओरियंस, ये सभी यूजीसी के हैं, इसलिए आपको इस तरह के लगेंगे। यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम, ये दोनों ही क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता या नशा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है, तो ये कौन सी है? तो यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनम है। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। नेक्स्ट बात करते हैं इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारण बैक्टीरियम टॉक्सिन का प्रभाव बेटुलिज्म है। खाद्य पदार्थ विकृतीकरण होता है सूक्ष्म जीवों के पैदा होने से। वह क्रिया जो कुछ पदार्थों में से जीवाणुओं को जाने से रोकता है, तो वो है यहाँ पे रेडिएशन। बासी ब्रेड में आमतौर पर असर होता है, तो किसका होता है? तो मोल्ड का। pH 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ हैं उदासीन। त्वचा संबंधी रोग फैलता है फफूंदी। जल तथा भोजन ... जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है, तो वह मक्खी के कारण। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं परजीवी। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा। वह जीवाणु जो भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है, तो वो होता है बैक्टीरिया। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि निसंक्रमीकरण है। बांधने वाले पदार्थ जो रासायनिक रूप से उदासीन है प्लास्टिक। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो ये क्या हो जाएगा? मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है एमाइलेज। यहाँ पे सेपोनिन रासायनिक यौगिक का वह वर्ग है जो विभिन्न ... में बहुतायत में विस्तृत पाया जाता है। विशेषतः तो वह है पादप प्रजातियाँ। 1 से 80% कार्बोहाइड्रेट में एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है, तो वो हो जाएगा लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम है मोटापा। लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को तोड़ देता है, तो ग्लूकोज और गैल्टोज में, ठीक है।
ग्लूकोज में और यहाँ पे गैलटोज में तोड़ देता है। टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम है। तो यहाँ पे बोल्ड स्टार्च यानी एल्ब्यूबल स्टार्च, और दूसरा क्या है यहाँ पे बात करते हैं एर्थोडॉक्सटीन, और यहाँ पे एक्रोडैक्स्ट्रीन, और यहाँ पे है आइसोमाल्टोस। तो इस तरह से इसका ये क्रम चलेगा। टाइलिन की चलिए टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम है। एक बार फिर देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड है, तो यही प्रोसेस आ सकता है, तो इसलिए मे भी इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वाइल्ड हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, एर्थोडॉक्स हो जाएगा, और यहाँ पे एक्रोडॉक्स्ट्रिन हो जाएगा, और आइसोमाल्टोस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्रम चलेगा। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में यकृत में होता है। कार्बोज का कार्य प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। प्राय फलों की शर्करा, तो यहाँ पर फ्रक्टोज को एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज। संदर्भित भोजन के साथ तुलना में यहाँ पर प्रोडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण कहलाता है। यहाँ पे ग्लाइसेमिक अधिसूचक। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है सुक्रोज। यहाँ पे पौधे का प्रमुख भंडारण पॉलीसेक्राइड स्टार्च है। स्टार्च साधारण रूप से टूटता है छोटी आंत में। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है एमाइलेज। स्टार्च यानी पॉलीसेक्राइड भोजन में ऊर्जा का सबसे आम स्रोत है। कार्बोज यहाँ पे बात करते हैं ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में पाई जाने वाली ऊर्जा है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में पाई जाने वाली ऊर्जा है 9 किलो कैलोरी। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है गैर विकारी खाद्य के रूप में। दूध में अधिक होता है कार्बोहाइड्रेट। ब्रॉन एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। यकृत अतिरिक्त शर्करा को बदल देता है। यहाँ पर ग्लाइकोजन है। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है मुखवा से। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला कीलवन यानी एंजाइम का नाम है टाइलिन। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है ग्लूकोज। यहाँ पे एमाइलेज को डॉट भी कहते हैं, तो टाइलिन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है 4 किलो कैलोरीज। खमीरीकरण बढ़ाती है तो पाचनशीलता। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है मेथड है वो क्या कहलाती है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्च, पैक्टिन और ग्लाइकोजन। शर्करा आती है तो पॉलीसेक्राइड से। अब हम देखेंगे प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चनों को। तो मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य हैं ऊतकों में वृद्धि एवं रखरखाव, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्वों का संवहन। पोषक तत्व अभाव के लक्षण। तो प्रोटीन की बात करें तो बालों का डिसपिगमेंटेशन है। विटामिन ए की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं तो फॉलिक्यूरिक हाइपर यहाँ पे केराटोसिस है। अगर बात करते हैं थायमिन की, तो यहाँ पे थायमिन की बात करें तो टैकीकार्डिया है। और बात करें नियासिन की तो यहाँ पे ग्लूसाइटिस है। और कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोइलोचीनिया है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल तो आर्जिनिन है। यूरिक अम्ल है एक, तो यहाँ पे है प्यूरिन। 8 अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड
तो यहाँ पे है यहाँ पे याद रखिएगा पेप्टाइड कौन है, तो कैल्सीटोनिन है। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, तो डोपामाइन। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन तो 700 ग्राम। एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो यहाँ पे है प्रोलीन। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। पेलेग्रा यानी नियासिन है, बेरी थ्यामीन है, यहाँ पे कोइलोचीनिया लोआ है, जीरोफेथलिनिया रेटिना संबंधी है। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स तो क्या है, ये लेक्टिन्स हैं। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये सारे लक्षण हैं क्वाशोरकर के। मुख्यतः अमीनो एसिड रूप से अवशोषित किए जाते हैं प्रोटीन सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन को प्रोटीन्स घटक पचाया जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य है ऊतकों की मरम्मत करना। प्रोटीन का आवश्यक घटक जो रेटिना यहाँ पे याद रखिएगा रेटिना रिसेप्टर्स को में प्रकाश को अवशोषित करता है, तो रेडॉप्सिन होता है। अर्धावश्यक अमीनो अम्ल है एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, तो यहाँ पे है आइसोल्यूसिन। आवश्यक अमीनो एसिड है लाइसिन। अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है, तो यहाँ पे है ट्रिप्टोफैन। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जलदाल विधि। अपूर्ण प्रोटीन है जेलेटिन। लगभग 16% नाइट्रोजन होता है प्रोटीन में। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा को कहते हैं ओडिमा। ठीक है, ओडिमा का मतलब है शरीर के ऊतकों में पानी भर जाना। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है यहाँ पे ग्लूटिन। डॉट यानी क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध और ग्लूकोज वसा और प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है, तो वो होता है क्रोमियम। प्रोटीन की कमी से याद रखिएगा प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है, तो वो होता है क्वाशोरकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 14 से 20%। धात्री मात्रा यानी 0 से 6 के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा होती है, तो ICMR 2010 है, तो यहाँ पे है 74 याद रखिएगा 74 ग्राम प्रतिदिन। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, तो यहाँ पे लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। अमीनो अम्ल जिनका यहाँ पे संश्लेषण शरीर नहीं करता वे कहलाते हैं, तो आवश्यक अमीनो अम्ल। प्राकृतिक बहुलक है, तो प्रोटीन। एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है मिथ्योनिन। एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, तो यहाँ पे एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड यहाँ पे याद रखेंगे आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ल्यूसिन। अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षा के लिए विकसित किए गए हैं। प्रोटीन, स्पिरुलिना और टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा अनूठे। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरित गुणांक है, तो वह 6.25। सुगंधित अमीनो अम्ल है, तो यहाँ पे है टायरोसिन। गंधक यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है मिथ्योनिन। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अंडे की जर्दी में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है मेरास्मस। क्वाशोरकर यानी प्रोटीन की कमी से होता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है ग्लूटिन। यहाँ पे है न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन
को जाना जाता है तो युग्मी प्रोटीन के रूप में। कॉर्न यानी मक्का, जर्म यानी ऑयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है तो यह है लिनोलेनिक अम्ल का। प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होता है 16%। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन। वह मान जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। एनपीयू प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है अमीनो अम्ल से। वह वनस्पतिक स्रोत जिसमें ग्लूटेन प्राप्त होता है वह गेहूँ। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है पीलिया में। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की 4 ग्राम मात्रा दी जाती है। प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं है तो होता है विटामिन डी। शरीर में कोशिका निर्माण होता है प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। मिथ्योनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है दालों में। पीतल को साफ करने में प्रयोग होता है इमली का। वह रंग जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है बैंगनी पर्पल। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है यहाँ पे अमीनो अम्ल में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। यहाँ पे है लैक्टिक अम्ल दूध है, एसिटिक अम्ल सिरका है, साइट्रिक अम्ल नींबू है, यहाँ पे ब्यूटारिक अम्ल यानी दुर्गंध युक्त मक्खन है। यहाँ पे एल्ब्यूमिन पाया जाता है अंडे में। आवश्यक अमीनो अम्ल है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन। जैविकीय मूल गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है प्रोटीन। 5 ग्राम प्रोटीन देगा 20 किलो कैलोरीज। खाद्य पदार्थ और उपस्थित तत्व। अंडा यहाँ पे है एविडिन, दूध कैसीन, गेहूं ग्लूटीन और मांस क्या है तो कोलेजन है। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है तो वो होती है हमारी 0.8 किलोग्राम शारीरिक भार के। हरा, नारंगी और बैंगनी द्वितीयक रंग हैं। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करता है। 410 किलो कैलोरीज। अनावश्यक अमीनो अम्ल है शरीर द्वारा उत्पादित। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है यूरिया। ग्लाइसिन प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। प्रकृति में पाए जाने वाली प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा है तो वह है नाइट्रिल। महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है तो वह है ग्लाइसिन। वसा यानी लिपिड की बात करते हैं। अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है मक्खन। आहार में संतृप्त वसा उच्चता हृदय वाहिका रोग विकारों के से संबंध हो सकती है। वह लिपिड जिसमें जलवीरू यानी अध्रुवीय और जल प्रेमी यानी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं तो वह यहाँ पे विषमानुभूतिक। यहाँ पे स्टेरॉइड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेथिन। वह वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं का व्यवस्थित क्रम है। पायशीकरण, स्थिरीकरण, म्यूकोसेल लेना और यहाँ पे है काइलोमाइक्रोन बनना। आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। रुई के बीज का तेल स्वस्थ वसा माना जाता है। असंतृप्त वसा शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है संतृप्त वसीय अम्ल की।
शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक बसीय अम्ल है। यहाँ पे याद रखिएगा एरेकिडोनिक अम्ल। सबसे कम मात्रा में संतृप्त बसीय अम्ल होते हैं सरसों में। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज। निम्न वसा में MUFA का सर्वोत्तम साधन है तो वो है जैतून का तेल। वसा पदार्थ को यहाँ पे कोएगुलेट हो जाते हैं ताप से। एक आवश्यक बसीय अम्ल है आर्जिनिन। म्यूफा का सबसे अच्छा स्रोत है सोया तेल। एकल असंतृप्त वसा अम्ल यानी MUFA के अच्छे साधन है वह है सरसों का तेल और जैतून का तेल। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त टॉट को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं लिपिड स्तर को। वसा के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है, ठीक है, क्योंकि वो वसा से बना है। तो वसा से बना हुआ भोजन हम अधिक टाइम तक अपने साथ रख सकते हैं। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है आयोडीन वैल्यू से। ओमेगा 3 का अम्ल, ओमेगा 3 वसा अम्ल है लिनोलेनिक अम्ल। यहाँ पे है सेलियक बीमारी के रोगियों को दिया जाता है ग्लूटेन मुक्त आहार GFD। यहाँ पे कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में जरूरत वसा तत्वों की अनिवार्य वसायुक्त एसिड यहाँ पे लिनोलेनिक एसिड है। वसा के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। म्यूफा का उदाहरण नहीं है और यहाँ पे ओलिक अम्ल। वनस्पति तेल अच्छे स्रोत हैं पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल के। वसा अघुलनशील है पानी में। एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बर मिनट तो ये होती है 12 से 16। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल धारणा है वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है वसा से। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं सही पाचन के लिए। लाइपेज क्रिया करता है वसा पर। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है एक्रोलिन। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है अग्नाशयी रस में। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। वसा में घुलित विटामिन है विटामिन E और विटामिन A। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। वसा का सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं लाइपोलिटिक एंजाइम। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पचाने के लिए। यहाँ पे फाइनोडर्मा रोग हो जाता है वसा की कमी से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। अब हम बात करते हैं विटामिन्सों की। विटामिन ए की कमी के दौरान आँख में होने वाले परिवर्तनों के चरणों यानी स्टेपों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले रतौंधी होता है, फिर वाइटोट्स धब्बे बन जाते हैं, फिर फोटोफोबिया हो जाता है, फिर जीरोफिथेलिया हो जाता है, सबसे एंड में हो जाता है केराटोमलेशिया। 18 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोझ के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है तो वो है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी क्या है? तीसरे स्थान पर है। भारत के बोझ यानी भारत पर बीमारियों का इनका बोझ है।
यहाँ पे डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार होता है विटामिन डी के द्वारा। डिओडेनम यानी आपका आंत का भाग। वह भोजन जिसमें विटामिन ए बहुतायत में पाया जाता है गाजर है। वह विटामिन जिसकी कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपेरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होता है तो विटामिन डी। शिशु के हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ काम करता है विटामिन डी। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली बीमारी है रतौंधी। घाव भरने में सहायक विटामिन होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कर्वी। रक्तचाप विरोधी विटामिन है विटामिन के। विटामिन ए की कमी का नतीजा है यहाँ पे है केराटोमलेशिया। विटामिन बी1 निरोधक है बेरी का। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। विटामिन डी का वह प्रकार जो प्रकृति में नहीं पाया जाता D4। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेलेग्रा नामक रोग होता है नियासिन की कमी से। FMN और FADS से को एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं यहाँ पे है लाइब्रोफिलोविन से। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है विटामिन सी। पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता करता है विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण है रतौंधी। मानव शरीर में संश्लेषण होता है तो विटामिन डी का। विटामिन शब्द का आविष्कार किया है फंग ने। वह विटामिन जो बांझपन रोकने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है विटामिन ई। परनीसियस अनीमिया एक बीमारी है जो होती है B12 विटामिन की कमी से। खाद्य किण्वन के दौरान विटामिन बी ग्रुप पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिलाते हैं। पारबॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है थायमिन। विटामिन सी का उत्तम साधन है आंवला। वह भोज्य पदार्थ जिसमें रेटिनॉल की अधिक मात्रा पाई जाती है। सार्क लीवर तेल एक एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीकरण रोधी है विटामिन ई। विटामिन डी की कमी का एक रोग विषयक चिन्ह है वह है कार्नियल जीरोसिस यानी सूखापन। यहाँ पे फॉलिक एसिड की कमी से होने वाले यहाँ पे एनीमिया को कहते हैं मेगाग्लोब्लास्टिक एनीमिया। रिकेट्स यानी यहाँ पे काइफोसिस है। फ्लोरोसिस यानी मोडल्ड दांत है। बेरी यानी पैरास्थीसिया है। पेलेग्रा यानी डेलीरियम है। सीरम विटामिन डी स्तर उपलक्षण यानी सब क्लिनिकल विटामिन डी की कमी का प्रतीक है तो वो है हमारा VNG यहाँ पे DL। पोषण अभाव और लक्षण जीरोफेथलेमिया, केराटोमलेशिया, बेरी न्यूरोपैथी। यहाँ पे बात करते हैं एराइबोफ्लोवियोनोसिस यानी ग्लोसाइटिस। पेलेग्रा की बात करें तो दंत और डिमेनिसिया है। एनीमिया की बात करें तो यहाँ पे कोइलोचीनिया है और रिकेट्स की बात करें तो वो टॉग है। प्रतिऑक्सीकारक और विटामिन की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टोकोफेरॉल है। विटामिन डी के 3 रूप हैं वो हैं यहाँ पे अर्गोकैल्सीफेरॉल और यहाँ पे है कोलेकैल्सीफेरॉल और यहाँ पे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। पोषक तत्व और खाद्य पदार्थ लोहा की बात करें तो लोहा किस में पाया जाएगा तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ हो जाएगा बिस्किट। आयोडीन नमक में, विटामिन डी दूध में और विटामिन ए और डी यहाँ पे है हाइड्रोजिनेटिस वसा में। सामान्यतः दृष्टिबाधित व्यक्तियों की दृष्टि क्षीणता होती है 20/200 की।
वह खाद्य पदार्थ जो लैक्टिक एसिड के खमीरीकरण से बनाए जाते हैं, दही और चीज यानी पनीर। ICMR 2010 के अनुसार 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है तो वह 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। ICMR 2010 द्वारा दी गई एक मध्यम श्रेणी के पुरुष के लिए थायमिन की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है 1.4 मिलीग्राम दिन में। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण हैं तो जिंजेवाइटिस, घाव का देर से भरना और यहाँ पे रुद्रांक रक्तस्राव। पोषक तत्वों कमी से होने वाले लक्षण, तो यहाँ पे बात करते हैं फॉलिक एसिड की, तो यहाँ पे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। आयरन की बात करें तो यहाँ पे है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। नियासिन की बात करें तो यहाँ पे केसल नेकलेस है। कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे टिटेनी है। अगर बात की जाए राइबोफ्लोविन की तो ये है जाता है यहाँ पे एग्युलर यहाँ पे स्टोमेटाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोषक तत्व और कमी से होने वाले लक्षण। अगर बात करें फॉलिक एसिड की तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। आयरन की बात करें तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। नियासिन की बात करें तो यहाँ पे नियासिन को देखें तो केसल नेकलेस हो जाता है। कैल्शियम को देखें तो टिटोनी हो जाता है। राइबोफ्लोविन को देखें तो यहाँ पे एगुलर सिस्टोमेटाइटिस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला परीक्षण और उनके रासायनिक यौगिक। निनहाइड्रिन परीक्षण अमीनो एसिड पर होता है। बेनेडिक्ट परीक्षण की बात करें तो रिड्यूसिंग शुगर पर होता है। मतलब जेलडाल परीक्षण की बात करें तो नाइट्रोजन पर होता है। आयोडीन वैल्यू की बात करें तो वसा में असंतृप्तता पर होता है। और 2 से 6 यहाँ पे है डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल परीक्षण, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक सफल प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं तो वो हैं विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाले लक्षण हैं तो यहाँ पे है जिंजीवाइटिस, घाव का देर से भरना, और यहाँ पे है पिटिचियल यहाँ पे हेमोरेज। यहाँ पे सॉर्बिक एसिड की बात करें तो योगर्ट है। बेंजोइक एसिड की बात करें तो जेली है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो बीयर है। सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो यहाँ पे संसाधित मीट है। एसिटिक एसिड की बात करें तो चटनी है। यहाँ पे निशीन की बात करें तो चीज है। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए यानी रेटिनॉल में बदलने के लिए ICMR 2010 द्वारा प्रस्तावित अनुपात है 1:8। विटामिन ई का अच्छा स्रोत है तो वह मानव दूध। रक्त हानि की रोकथाम कहलाती है रक्त का धक्का जमना। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं तो वो होती हैं विटामिन। नियासिन की कमी है पहले ग्राम में। राइबोफ्लोविन को पहले कहते हैं विटामिन B12। विटामिन ए की कमी से होता है विटॉट स्पॉट्स। रक्त का धक्का जमने के लिए आवश्यक है विटामिन के। विटामिन ए के कार्य हैं दृष्टि, प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया और यहाँ पे एपिथेलियम के विभेदीकरण को बनाए रखना। विटामिन ए की कमी के विकार हैं तो वो है यहाँ पे है जेरोफेथलेमिया, रतौंधी, केराटोमलेशिया। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन डी का क्रियाशील रूप है तो वह है डी हाइड्रोक्सीकॉल कैल्सीफेरॉल। पौष्टिक तत्व और उसके कार्य।
यहाँ पे है, यहाँ पर बात करते हैं थायमिन की, तो कार्बोज का चयापचय है। पायरोडॉक्सिन की, तो यहाँ पे है ट्रांस अमीनोनेशन प्रक्रिया है। राइबोफ्लोविन की बात करें तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे रिडक्शन प्रक्रिया है। फॉलिक एसिड की बात करें तो एक ही कार्बन यूनिट की बदली करना है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड्स का हाइड्रोक्सिलेशन है। यहाँ पे ICMR 2010 द्वारा दी गई वयस्कों के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है तो 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं ऑस्ट्रोमलेशिया, रैकेटिक रोजरी और बोलैक्स। ICMR 2010 द्वारा दी गई एक गर्भवती महिला के लिए विटामिन ए की प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता है तो वह 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। पौष्टिक तत्व और उनकी कमी से होने वाले विकार, तो यहाँ पे राइबोफ्लोविन की बात करें तो यहाँ पे ग्लोसाइटिस है। एस्कॉर्बिक एसिड जिंजेवाइटिस है। जिंक की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया है। फॉलिक एसिड की बात करें तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है। आयोडीन की बात करें तो क्रिटिनिज्म है। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा आंवला में है। बात करते हैं तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां, तो यहाँ पे केराटोमलेशिया यानी अंधापन विटामिन ए की कमी के कारण, रिकेट्स यानी पिजन चेस्ट विटामिन डी की कमी के कारण, पेलेग्रा यानी यहाँ पे सीमेट्री कलर मेटाइटिस नियासिन की कमी के कारण होता है। यह नियासिन विटामिन बी समूह का वर्ग होता है। क्वाशरकर मून फेस यह प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं ये क्या थे। ये थे लक्षण या चिन्ह जब ये रोग या आपको ये वाली डिसीज हो जाएगी तब। पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियां, लक्षण और पौष्टिक तत्व। पेलेग्रा होता है नियासिन की कमी से। बेरी होता है थायमिन की कमी से। इक्लोचीनिया होता है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से। जीरोफिथलेमिया होता है रेटिनॉल में। लोहे के अवशोषण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी के बिना लोहे का अवशोषण नहीं होता। जीरोफिथलेमिया याद रखिएगा रेटिनॉल की कमी से। विटामिन ए के दृष्टिक चिन्हों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात में दिखाई नहीं देता, फिर बिटॉट स्पॉट बन जाते हैं, फिर कॉर्नियल जीरोसिस हो जाते हैं, कॉर्नियल यानी आंखों के किनारों पे, फिर देखते हैं यहाँ पे फिर क्या हो जाता है तो केराटोमलेशिया। एंड में राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधक प्रोग्राम के घटक है। विटामिन ए की बड़ी मात्रा यहाँ पे वितरित करना, फलों एवं सब्जियों के उपभोग को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे रेटिनॉल का सर्वोत्तम स्रोत है तो वह है दूध। अंकुरण खाद्य पदार्थों में पोषक घटक यानी यहाँ पे न्यूट्रिएंट बढ़ाता है। विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है 1, 2, 5। यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी यहाँ पे कॉलीकैल्सीफेरॉल। पोषक तत्व और यहाँ पे अभाव चिन्ह, तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हो जाएगी फ्लैकी पेंट डर्मेटाइटिस। फॉलिक एसिड हो जाएगी तो यहाँ पे है मैक्रोसाइटिस अनीमिया। थायमिन हो जाएगी न्यूरोपैथी। विटामिन डी हो जाएगी ऑस्टियोपेरोसिस। राइबोफ्लोविन हो जाएगी तो यहाँ पे ग्लोसाइटिस। पपीता अच्छा स्रोत है बीटा कैरोटीन का। खाद्य पदार्थों का विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा का क्रम है लीवर, दूध, टमाटर और मकई। व्हाइट ऑक स्पॉट्स लक्षण है BAD का कि यहाँ पे किण्वन के दौरान वह पोषक तत्व जो सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है विटामिन बी।
वह विटामिन जिसकी आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है। थायमीन। विटामिन ई का पूरा नाम है टोकोफेरॉल। जख्म का देर से भरना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है नींबू में। खाद्य किण्वन के दौरान अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाती है विटामिन बी ग्रुप में। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के पोषक तत्व जो गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। विटामिन ए विटामिन B12 की कमी से होता है। यहाँ पर है परनीसियस अनीमिया। यहाँ पे है पारबोइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। थायमीन। नाइसिन यानी निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। पेलेग्रा। नींबू की में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। परनीसियस अनीमिया एक बीमारी है जो होती है B12 विटामिन की कमी से। जख्म देर से भरता है विटामिन सी की कमी से। राइबोफ्लोविन विटामिन नहीं पाया जाता है सेब में। एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी। वह विटामिन जो हमारे शरीर में ही बनता है। विटामिन डी वह तत्व जो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है। विटामिन खून को जमाने के लिए आवश्यक है। विटामिन के ठीक है, हमें विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते फिर भी आवश्यक है। आवश्यक वश्य अम्ल ए, बी, सी, डी, ई के विटामिनों के अवशोषण में सहायक होते हैं। वह विटामिन जो वाष्पन विरोधी कहलाती है। विटामिन ई विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई के विटामिन। राइबोफ्लोविन का अच्छा स्रोत है पनीर। विटामिन डी बढ़ता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए और ई। विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफिथलेमिया। ललित